हेलो एवरीवन, मैं काव्या फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा विमेन सेफ्टी एंड राइट्स के बारे में। तो आज हम उसके ही ऊपर एक मॉडल आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आंसर लिखने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट वीडियो में जो जो टॉपिक कवर किए हैं, सबसे पहले हमने बात की थी विमेन सेफ्टी को समझने से पहले समझना जरूरी है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन क्या होता है। हमने इसके बारे में बात की थी। हमने बात की थी यूएन ने क्या-क्या डेफिनेशन दी है इसकी। यूएन ने इसे 5 पार्ट में एज वाइज कैसे डिवाइड किया है जो वायलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट उसे। उसके बाद हमने बात की कि यूएन ने इसके लिए क्या-क्या मेजर्स लिए हैं, क्या-क्या स्टेप लिए हैं इसको रोकने के लिए। इंडिया में क्या-क्या स्टेप लिए गए हैं अभी तक वुमेन की सेफ्टी को लेकर के। फिर हमने बात की थी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हो रहा है, क्या गवर्नमेंट इसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर पा रही है, और अगर नहीं कर पा रही है तो उसमें क्या-क्या फ्लॉज हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो आज हम देखेंगे कि यूपीएससी ने इस पर बेस्ड क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे हैं वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड। जीएस पेपर 1 में 2014 में यूपीएससी ने पूछा, हाउ डज पैट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया। जो पैट्रियार्की है, हमारे सोसाइटी का जो पैट्रियार्कल नेचर है, जो पितृसत्तक समाज है, वो किस तरह से एक मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन की पोजीशन को इम्पैक्ट करता है, कैसे उसे आगे बढ़ने से रोकता है, इसके लिए क्या-क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके आंसर में आप बात करेंगे कि एजुकेशन रिलेटेड जो वुमेन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है या करियर रिलेटेड जो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उसमें किस तरह से हमारी सोसाइटी जो है वो उसे इम्पैक्ट करती है। दूसरा क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा, ये क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगेगा कि कितना ब्रॉडली आपको किसी भी टॉपिक को कवर करना है। आपको उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सब चीज पता होनी चाहिए। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एक माइंड मैप होना चाहिए आपके पास। सेकेंड क्वेश्चन जो जीएस पेपर 1 में 2014 में यूपीएससी ने पूछा था, व्हाई डू सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया हैव एन एडवर्स सेक्स रेशियो फॉर वुमेन, गिव योर आर्ग्यूमेंट। कुछ इंडिया में आज भी ऐसे रीजन्स हैं जो कि बहुत ही प्रॉस्परस हैं, जिनमें धन की कोई कमी नहीं है, जो कि इकोनॉमिकली काफी आगे हैं, लेकिन वहां पर आज भी एडवर्स सेक्स रेशियो है। जैसे कि हम बात करें अगर हरियाणा की या अदर स्टेट्स भी हैं। हरियाणा का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जब हमारा सेक्स रेशियो की बात आती है तो हरियाणा का सेक्स रेशियो काफी कम था। तो 2011 सेंसस के हिसाब से तो हरियाणा हो गया या अदर स्टेट हैं जहां पर कि एडवर्स सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। उसके अलावा एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, डिस्कस द वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल फोर्सेस दैट आर ड्राइविंग इंक्रीजिंग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ऐसे कौन कौन से इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल फोर्सेस हैं जो कि आज एग्रीकल्चर में फेमिनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में जो विमेन हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर हैं या कौन से सोशियो कल्चरल फोर्सेस हैं, यानी कि सोशल और कल्चरल फोर्सेस। कल्चरल फोर्सेस में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि आज भी हमारे समाज में बहुत सी छोटी जगह पर चाइल्ड मैरिज कर दी जाती हैं, या आज भी वही संकीर्ण सोच बनी हुई है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं, नहीं पढ़ पाती हैं, उनकी बचपन में ही शादियां कर दी जाती हैं। तो ये सारे कल्चरल फोर्सेस ही हैं। सोशल फोर्सेस जो कि सोसाइटी रिलेटेड फोर्सेस हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। इकोनॉमिक रीजंस क्या क्या हैं, वुमेन को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि वो एजुकेशन सेक्टर में जा सकें, या अगर जा सके तो उन्हें अपने जो नेटिव प्लेस है वहां से बाहर जा करके सर्विस सेक्टर में आने के लिए उतनी परमिशन नहीं मिलती है। तो वो सारे फोर्सेस आपको यहाँ पे ब्रॉडली कवर करके लिखना है कि ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि फेमिनाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं एग्रीकल्चर में। एक क्वेश्चन 2016 में जीएस पेपर 1 में यूपीएससी ने पूछा कि विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट एंड स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जेंडर बजटिंग होता है कि जब भी हम अगर अपना गवर्नमेंट बजट बनाती है तो वो जेंडर स्पेसिफिक रहे, पर्टिकुलर जेंडर को ध्यान में रख कर जब बजट बनाया जाता है। लाइक अगर विमेन की हम बात कर रहे हैं तो विमेन को ध्यान में रख करके अगर उनके लिए बजट में एक पर्टिकुलर अमाउंट अलॉट किया जाता है, उसको ध्यान में रख कर बजट बनाया जाता है, तो उसे जेंडर बजटिंग कहते हैं। 2017 में जीएस पेपर 1 में यूपीएससी ने पूछा, इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन able to strategize and tackle the problems that women face at both public and private sphere? Give the reason in support of your answer. जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया है स्पेसिफिकली वुमेन के लिए, जो वुमेन रिलेटेड वायलेंस होती है उसे देखने के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए,
क्या वो जो प्रॉब्लम्स है विमेन की जो वो फेस करती हैं पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड हो पब्लिक स्फेयर में या उनके वर्क प्लेस पर रिलेटेड उन्हें कुछ हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है, क्या उन सब को टैकल करने में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एबल है? उसे अपने आंसर्स के साथ में, रीजन के साथ में आपको सपोर्ट करना है। 2018 में जीएस पेपर 1 में यूपीएससी ने पूछा, विमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट एड्रेस द इश्यूज ऑफ विमेन ऑफ लोअर सोशल स्ट्रेटा, सब्सटेंशिएट योर व्यू। जितने भी विमेन मूवमेंट हुए हैं इंडिया में अभी तक, उन्होंने जो लोअर स्ट्रेटा की वुमेन है, यानी कि जो बीपीएल में आती हैं या एग्रीकल्चरल रिलेटेड वुमेन है, उनको एड्रेस नहीं किया। वो सिर्फ मिडिल क्लास वुमेन या फिर हायर क्लास वुमेन के लिए रहे हैं। अपना व्यू आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग सकता है कि यूपीएससी कितना डाइवर्स क्वेश्चन पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि जो इशू अभी न्यूज में चल रहा है आपको वही पता होना चाहिए, सिर्फ आपको उसका बैकग्राउंड और पूरा बैकलिंक करके पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल व्यू पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। 2019 में जीएस पेपर 1 में यूपीएससी ने पूछा, एम्पावरिंग वुमेन इज अ की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्कस। विमेन को एम्पावर करना ही पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने की है, इसे डिस्कस करना है। इसमें आप कई फैक्टर्स, कुछ आपको पहले डेटा देना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्ट देना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर हम विमेन का एम्पावरमेंट करते हैं, विमेन को एजुकेट करते हैं, तो कैसे वो एक सिर्फ एक फैमिली को एजुकेट नहीं करती है, पूरी सोसाइटी को एजुकेट करती है। और अगर सोसाइटी हमारी एजुकेट रहेगी तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ भी रोक पाएंगे। इस तरह से आपको लिंक करके अपना आंसर लिखना है यहाँ पर। 2019 में जीएस पेपर 1 में यूपीएससी ने पूछा, व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। ऐसे कौन से कंटिन्यूस चैलेंजेस चले आ रहे हैं इंडिया में जो कि वुमेन को टाइम एंड स्पेस में अभी तक फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस के पैटर्न पर ही हमने एक मॉडल क्वेश्चन तैयार किया है, जिसका आंसर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वो मॉडल क्वेश्चन है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर इंक्रीजिंग। जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम है वो बढ़ रहा है, डिस्पाइट वी हैव लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड सेफगार्ड। हमारे पास गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सेफगार्ड हैं, उसके बाद भी जो क्राइम है विमेन के अगेंस्ट वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एग्जामिन द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ सिस्टम फेलियर। जो भी हमारा ये सिस्टम फेलियर हो रहा है कि इतने सारे लॉ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, सेफगार्ड हैं, उनके बाद भी क्राइम बढ़ रहा है, उसके लिए अंडरलाइंग कॉजेस क्या क्या हैं, क्या क्या वजह है उसके बढ़ने की, एंड सजेस्ट द मेजर टू इम्प्रूव द सिचुएशन। उसकी वजह हमें डिस्कस करनी है कि कॉजेस क्या क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम उन्हें जो लूप होल्स हैं उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर इंक्रीजिंग डिस्पाइट वी हैव लॉज। तो यानी कि पहला कीवर्ड जो हमारा हो गया, जो हमें अपने आंसर राइटिंग में आपको सबसे पहले कीवर्ड याद रखना है, उन्हीं कीवर्ड के अराउंड ही आपका आंसर होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी आप अगर वेग सा आंसर लिख देंगे तो यूपीएससी बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देता है, आपको बहुत ही जनरल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला कीवर्ड जो है वो है इंक्रीज्ड क्राइम अगेंस्ट वुमेन। आपको इस पर फोकस करना है कि इंक्रीजिंग क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड जो कीवर्ड है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। Crime against women are increasing despite we have laws, institutions and safeguard. Examine the underlying causes of system failure. यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें सिस्टम फेलियर के क्या क्या रीजन है, अगला कीवर्ड ये रहा। थर्ड कीवर्ड है सजेस्ट द मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन, यानी कि हमें सजेशंस भी प्रोवाइड करने हैं। तो आपको अपने क्वेश्चन में ये चारों की चारों चीजें कवर करनी है। तो चलिए अपना आंसर देखते हैं, इसकी बॉडी देखते हैं पहले कि हम अपना आंसर जो लिखेंगे उसकी मेन बॉडी जो हम फ्रेमवर्क तैयार करेंगे वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या देना होगा, हमेशा कोशिश करिए कि इंट्रोडक्शन में आप कुछ कीवर्ड्स यूज करने के बाद में आप कुछ फैक्ट प्रोवाइड कर सकें, किसी रिपोर्ट का डेटा प्रोवाइड कर सकें, या फिर किसी भी कोट से अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी भी फेमस पर्सनालिटी ने अगर कोई कोट कही है तो उससे आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्राइम से रिलेटेड बात चल रही है तो बेटर है कि हम सबसे पहले जो लॉज बनाए गए हैं उनको दें, या फिर हम कोई हमारे पास अगर डेटा है तो हम वो प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे क्या आखिर लॉ बनाए गए हैं। मेन बॉडी में हम बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं
वो क्या क्या हैं और उनके फेल होने की वजह क्या है, आखिर वो क्यों फेल हुई है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। हम अपने आंसर की उसके बाद एंडिंग करेंगे कि ये जो सिस्टम फेलियर हुए हैं, सजेशंस टू प्रोहिबिट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उन सिस्टम फेलियर को, उस लूप होल को हम कैसे रोक सकते हैं और जो वायलेंस हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट उसे भी कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आंसर लिखना। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ से। तो आंसर की शुरुआत होगी, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन is a social, economic, development, legal, educational, human rights and health issue। जो विमेन के अगेंस्ट वायलेंस है वो एक सोशल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल, लीगल, एजुकेशनल, आप यहाँ पे ये देखने की कोशिश करिए कि एक एक वर्ड में एक पूरा का पूरा स्फीयर कवर हो रहा है, कि यानी कि जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस है वो एक सोशल इशू भी है, क्योंकि आपके सोसाइटी पे वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है और सोसाइटी ही उसका रूट है, कि जो हमारी पुरानी कल्चरल चीजें चली आ रही हैं वही एक वजह है। तो एक एक कीवर्ड आपको एक ऐसा यूज करना है जिससे कि आप एक पूरा स्फीयर कवर कर पाए, सिर्फ एक वर्ड ही अपने आप में एक पूरी डेफिनेशन हो। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ सोशल, इकोनॉमिक, इकोनॉमी से रिलेटेड भी है, डेवलपमेंटल, डेवलपमेंट भी है, लीगल, लॉज भी हैं उसमें इंक्लूड, एंड एजुकेशनल, ह्यूमन राइट एंड हेल्थ इशू, एजुकेशनल इशू भी है। वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ये पूरा का पूरा सोसाइटी को हर तरह से इम्पैक्ट करता है, चाहे वो इकोनॉमी रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन हो, डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो। तो एक सेंटेंस में हमने वही लिखने की कोशिश की है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ सोशल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल, लीगल, एजुकेशनल, ह्यूमन राइट्स एंड हेल्थ, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो इशू। ये हमने डिफाइन किया कि वायलेंस आखिर है क्या। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन endorsed the urgent need for the universal application of women right of equality, सिक्योरिटी, लिबर्टी, इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसने इंडोर्स किया गया कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ वुमेन राइट ऑफ इक्वालिटी, वुमेन के इक्वल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, सिक्योरिटी, लिबर्टी, इंटीग्रिटी और डिग्निटी, वुमेन की जो डिग्निटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना चाहिए, उसको लिबर्टी होनी चाहिए ऑफ थॉट एंड बिलीफ, कुछ भी करने की आज़ादी, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए और इक्वालिटी, ये सारे जो वुमेन के राइट है उनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होने की बहुत ही अर्जेंट नीड है। The United Nations General Assembly resolution endorsed the urgent need for the universal application of women's right of equality, security, liberty, integrity and dignity. आर्टिकल 55 एंड 56 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो आर्टिकल 55 और 56 है, कास्ट अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर एक लीगल ऑब्लिगेशन डालता है टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने पर, एंड ह्यूमन राइट्स, एक लीगल ऑब्लिगेशन डालता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करें और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करें। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आर्टिकल 5, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट का, उसका आर्टिकल 5 जो है वो कहता है दैट नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, कि कोई भी किसी भी ऐसे टॉर्चर का जो कि क्रूअल हो, इनह्यूमन हो और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट किया जा हो या फिर पनिशमेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इस स्टेंजा में देखेंगे कि 3 से 4 लाइन में हमने जितने इंटरनेशनल लॉज थे रिलेटेड उनको पूरा कवर करने की कोशिश की है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को डिफाइन कर दिया, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है उसकी बात कर ली, यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 55 और 56 बता दिया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आर्टिकल 5 को भी बता दिया, जो कि आपके आंसर की एक बहुत अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया ने आखिर क्या क्या लॉ बनाए हैं, नेशनल लॉज क्या बनाए गए हैं और कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं। ये हमारा पार्ट हो जाएगा एक तरह से मेन बॉडी का। आंसर हमेशा 3 पार्ट में लिखना है, पहला रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, सेकेंड रहेगा मेन बॉडी और थर्ड रहेगा कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। इसमें हम लिखेंगे इन इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी,
is enshrined in the Constitution of India. जो हमारा भारत का संविधान है उसमें जेंडर इक्वलिटी का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंश्राइन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जो है इट प्रोवाइड्स राइट टू इक्वालिटी, वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 21 जो आर्टिकल 21 है वो हमें राइट टू लाइफ के बारे में बताता है। राइट टू लाइफ हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है, फिर चाहे वो विमेन हो या मैन हो। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 ये दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू अपहोल्ड एंड इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन दोनों मिनिस्ट्री ने have undertaken a number of measures for enhancing safety of women in the country. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये जितने भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं जो प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सी पॉलिसीज चालू की हैं। उनमें से कुछ के एग्जाम्पल हम यहाँ पर देंगे। एक है नॉन लैप्सेबल कॉर्पस निर्भया फंड, जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में एक नॉन लैप्सेबल निर्भया फंड बनाया गया था जो कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड इशू पर ही उसका फंड जो है वो खर्च किया जाएगा और ये नॉन लैप्सेबल होगा नेचर में, यानी कि इसमें जितना भी पैसा रहेगा वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के साथ में ऐसा नहीं है कि लैप्स हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। वन स्टॉप सेंटर फॉर वायलेंस अफेक्टेड वुमेन, जो भी वुमेन वायलेंस से अफेक्टेड होंगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज उनके लिए एक वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है। स्कीम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन, जो वुमेन हेल्पलाइन है वो हर जगह एक ही होगी, उसका यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया गया है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस से वुमेन को बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी को रोकने के लिए, क्योंकि आज भी डाउरी बहुत ही प्रीवेलेंट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। विशाखा गाइडलाइंस पर आधारित एक सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, एक ऐसा एक्ट बनाया गया जिसमें कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लोकल कमिटी बनाई जाएगी जहां पर अगर वुमेन को कोई भी डायरेक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है या कोई भी ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन उसके साथ में किया जाता है जिससे कि उसे हैरेसमेंट फील हो, तो वो उस लोकल कमिटी में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है। डिस्पाइट सो मेनी लॉज इन प्लेस, अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात कर ली ऊपर वाले स्टैंजा में कि कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं। अब हम बात करेंगे थोड़े से डेटा के साथ में कि इतने लॉ होने के बाद भी आखिर क्राइम क्यों बढ़ रहा है। डिस्पाइट सो मेनी लॉज इन प्लेस, इतने सारे लॉ होने के बावजूद क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर इंक्रीजिंग, आखिर क्राइम जो है वुमेन के अगेंस्ट वो इंक्रीज कर रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डेटा देंगे अपने जो हमने यहाँ पे बात की है उसको जस्टिफाई करने के लिए। हमेशा याद रखिए अगर आप कोई भी फैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, कोई भी डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपने जो भी ऊपर बात की है, जो भी एक आपने स्टेटमेंट दिया है वो उतना ही स्ट्रांग हो जाता है, उतना ही जस्टिफाई हो जाता है। According to the NCRB report 2019, a total number of 4,05,861 cases of crime against women were registered during 2019. 2019 में 4,05,861 केस जो हैं वुमेन के अगेंस्ट क्राइम के लिए रजिस्टर किए गए। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वर कॉज्ड ड्यू टू क्रूएलिटी बाय हस्बैंड, और उनमें से बहुत सारे केसेस ऐसे थे, अधिकतम केसेस ऐसे थे जो कि हस्बैंड ने क्रुएल्टी की थी वुमेन के अगेंस्ट, जिसमें या फिर उसके रिलेटिव ने की थी। एंड एज पर द हॉरिफाइंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस रिपोर्ट, एनसीआरबी रिपोर्ट, एवरी 16 मिनट, हर एक 16 मिनट में अ वुमेन इज रेप्ड समवेयर इन इंडिया। आप जरा स्टैटिक्स पे ध्यान दीजिए कि हर एक 16 मिनट में एक वुमेन का रेप होता है इंडिया में, और याद रखिए ये रिपोर्टेड केसेस हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपने आंसर में जो हमारे पास फैक्ट है, जो भी किसी रिपोर्ट का डेटा है, सिर्फ वही कोट करिए, अपने मन से कुछ भी कोट मत करिए, वो बहुत ही नेगेटिव जाता है। द मेन रीजंस फॉर द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मे बी कंसीडर्ड एज पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ सोसाइटी। आप चाहें तो बुलेट में भी लिख सकते हैं इसे। क्या क्या रीजंस हैं? एक है पैट्रियार्कल माइंडसेट है जो हमारा सोसाइटी का। सेकेंड है सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर, इंडिया की डेमोग्राफी जो है उसके साथ भी जो वुमेन का है वो सोशल इम्पैक्ट, सोशल फैक्टर जो है वो चेंज होते हैं। लाइक कहीं पर अगर हिली एरिया है तो वहां पे वुमेन एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रहती है मेनली, या कहीं पे ग्राउंड एरिया है, कहीं पर अगर कोई ट्राइबल बेल्ट है तो वहां पे वुमेन को बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर जो है वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
सोशियो कल्चरल फैक्टर, जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इनएफिशिएंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाई भी गई हैं तो वो उतनी एफिशिएंट नहीं है। आखिर क्यों डाउरी एक्ट जो है वो 1961 में बनाया गया था, उसके बाद भी हमें इतने सारे डाउरी के केसेस आज भी देखने को मिलते हैं। और अगर उसके अगेंस्ट कोई भी केस भी होता है तो उसका इतना ज़्यादा डिले हो जाता है जस्टिस में, डिलेड जस्टिस जो है, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो कि इतने सारे लॉ होने के बाद भी हमें वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे, ये हमारा है जो लास्ट पार्ट रहेगा, वे फॉरवर्ड। ऊपर हमने हर चीज डिस्कस कर ली, हमने नेशनल और इंटरनेशनल लॉ डिस्कस कर लिए फर्स्ट इंस्टांजा में। सेकंड में हमने बात कर ली कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या लॉज बनाए हैं। यहाँ पर हमने कोई फैक्ट डिस्कस कर लिए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा क्राइम रेट क्या है। यहाँ पे हमने रीजंस की बात कर ली कि आखिर क्या क्या रीजंस हैं। अब हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड की या फिर सॉल्यूशन की कि इनको कैसे रोका जा सकता है, वुमेन को वायलेंस होने से वुमेन के अगेंस्ट या उसको सेफ्टी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है। फॉर प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिटेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको रोकने के लिए कंट्रोल ऑन मीडिया बाय सेंसरिंग द सेक्सुअल मटेरियल, जो मीडिया है जो आजकल टीवी पर दिखाया जाता है उसको सेंसर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कि चाइल्ड पर इम्पैक्ट डालता है, उसके ब्रेन पर। उसकी बजाय हमें सेक्स एजुकेशन को कॉलेज में या स्कूल एजुकेशन में हमें उसे इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को वो चीज़ें पॉजिटिवली सिखाई जा सकें। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्स एजुकेशन की, बैन ऑन पोर्नोग्राफी शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, efficient and accountable law enforcement machinery at all the levels, efficient और accountable law machinery, चाहे वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हो, गवर्नमेंट रिलेटेड हो, पुलिस हो या फिर जुडिशरी हो, ये नीडेड है। जुडिशरी नीडेड है क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर द रेप केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की जरूरत है। हम सब ने देखा कि निर्भया केस में सालों लग गए, तब जाकर के उसके मुजरिमों को, जो भी एक्यूज्ड थे, उनको सजा मिल पाई। Fast delivery of justice in the cases related to violence against women is the need of the hour. Justice जो है, अगर कहते हैं justice delayed is the justice denied, अगर justice हमारा टाइम से नहीं मिला तो it is equal to justice denied. तो fast delivery of justice in the cases related to violence against women is the need of the hour. Proper rehabilitation of victim by granting the interim relief, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। अगर कोई भी विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उनके अगेंस्ट कोई भी एक ऐसा सोशल टबू नहीं बनाना चाहिए उस चीज को। कोड ऑफ कंडक्ट एट द वर्क प्लेसेस, वर्क प्लेस जो है वहां पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस की जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, विशाखा गाइडलाइंस को। स्कूल में, होम में, विद रिस्पेक्ट द इंटरेक्शन विद पर्सन ऑफ ऑपोजिट सेक्स शुड बी आउटलाइन एंड इम्प्लीमेंटेड, कोड ऑफ कंडक्ट को प्रॉपरली फॉलो किया जाना चाहिए। Gender sensitization by parents, teachers is needed regarding the sensitivities and boundary of man-women relationship. Gender sensitization जो है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके मैन और वुमेन रिलेशनशिप में। Equal opportunity should be given to women for education and employment. वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उनके हक की बात हो, उनकी लिबर्टी की बात हो। तो पेरेंट्स एंड टीचर शुड स्ट्राइव टू इन्फ्यूज गुड मोरल एंड रिलीजियस वैल्यूज। नॉट लास्ट बट द लीस्ट, कि पेरेंट्स और टीचर जो है उनको बहुत ही अच्छी मोरल वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज जो है वो चिल्ड्रन में इनकलकेट करनी चाहिए एंड सर्व द रोल मॉडल along with a stricter implementation of law, जिससे कि जो हमारा चाइल्ड है वो आगे चल करके इस तरह की किसी भी, अगर अपने आसपास किसी भी क्राइम को होते हुए देखते हैं तो वो उसे इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकें या फिर वो खुद भी इन सब क्राइम में इन्वॉल्व होने से बच सके। तो पेरेंट एंड टीचर शुड स्ट्राइव टू इन्फ्यूज गुड मोरल एंड रिलीजियस वैल्यूज इन चिल्ड्रन एंड सर्व एज अ रोल मॉडल अलॉन्ग विद द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो ये था हमारा आज का मॉडल आंसर, जिसमें हमने हर एक चीज को कवर करने की कोशिश की, जो भी उसके कीवर्ड्स थे, जो भी पूछा गया था। सबसे पहले हमने यूनाइटेड नेशन का यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो हमारे थे उनकी बात की, नेशनल लॉ की बात की, फिर हमने बात की कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं जो कि लाई गई हैं, उनको आखिर इतनी सारी पॉलिसीज होने के बाद भी क्या कॉजेज हैं सिस्टम फेलियर के, हमने वो बात की। फिर लास्ट स्टेंजा में हमने वे फॉरवर्ड में बात की
कि क्या क्या ऐसे सॉल्यूशन हैं जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है उसे रोका जा सके। तो ये था हमारा आज का मॉडल आंसर। थैंक यू सो मच। कीप ड्रीमिंग, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू।